नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर बोल रहा था मैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत पढ़ाए हुए हो गया है समय। दोस्तों आपका संविधान का अगला क्लास। तो आज का क्लास हमारा है पॉलिटी वीडियो क्लास शिक्षक भर्ती कल संकाय वीडियो नंबर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 22 भागों में से भाग 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं। उस भाग 1 के 4 अनुच्छेद भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। तो भाग 2 जिसका नाम है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद आता है 5 से 11। ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको याद करवाया था। अब यहाँ एक बात और आपको मैं बोल देना चाहता हूँ। जो नागरिकता वाला चैप्टर है ना दोस्त, जो मेरे जो भी शिक्षक भर्ती वाले जो मेरे भाई बंधु बहन हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं, आपकी समझ के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी चैप्टर है। सर कैसे? सोचिए, भारत के नागरिक और किसी ने कल का आपको पूछ ही लिया कि अब भारत के नागरिक को बताओ भारत में नागरिकता कैसे मिलता है। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है जब भारत के नागरिक और आपको ही नहीं पता कि भारत में नागरिकता कैसे मिलता है। इसलिए दोस्तों, ये आपको समझ के हिसाब से भी कल के आपके ही बच्चे हुए, आपके ही औलाद हुए, वो नागरिकता सोच के आप पूछ रहे पापा कैसे हम नागरिक बनते हैं भारत के। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकें। आप भी जो पढ़े हो तो जान रहे हैं, नहीं पढ़े वो उनके लिए बात है। तो इसलिए बहुत चैप्टर ज़रूरी है, उनके लिए भी, जो पढ़े हैं उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़े उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उस सब चीज़ को ध्यान में रख करके आज की क्लास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए चालू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। आपको पता है हर क्लास में मैं आपको स्लाइड लगवाता हूँ ताकि आपको हर दिन में एक भाग, उसका नाम और उसका अनुच्छेद याद करवा सकूँ। हम भाग 1 उसका नाम उसका अनुच्छेद याद किए थे, भाग 2 उसका नाम उसका अनुच्छेद याद किए थे। आज बारी भाग 3 की, तो हम 1, 2 और 3 तीनों याद करेंगे। पहला भाग 1 का नाम क्या था सर? भाग 1 का नाम है संघ और उसका क्षेत्र, और उसका अनुच्छेद है 1 से 4। तो कभी भी क्षेत्र पहले होगा। अच्छा, कोई क्षेत्र बता भी तो उसमें कोई आदमी रहेंगे, उसके नागरिक रहेंगे। यस सर। तो भाग 2 हो गया नागरिकता। इसमें अनुच्छेद है 5 से 11, जो आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 कैसे याद रहे सर? 1 से 4, चारों दिशाओं में कोई क्षेत्र फैला होता है, तो चारों दिशाओं में फैला है क्षेत्र। याद हो गया सर। 4 का 5 आता है, और 1 के बाद सर आपको 11, एक का डबल, एक का एक करके 11, तो 4 का 1 बढ़कर 4 से 1 बढ़ के 5, और 1 से 1 11 हो गया। तो 5 से 11 हो गया नागरिकता वाले भाग के अंतर्गत, भाग 2 के अंतर्गत। मगर आज आप जो पढ़ेंगे, आज पढ़ने वाले इसी को है। मगर आगे भी एक कदम आगे बढ़िए कि हर दिन एक हमको पढ़ना है भाग 3 में। जब आप किसी देश के किसी देश जिसका कोई क्षेत्र है, उस देश के जब आप नागरिक बन जाएंगे, तो वो देश आपको कुछ ना कुछ मूलभूत अधिकार देगा कि नहीं। अर्थात हमारे मूलभूत अधिकार, ये मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में। अर्थात कोई देश या क्षेत्र, उस पर रहने वाले उसके नागरिक और नागरिकों को मिला हुआ अधिकार। तो क्षेत्र, नागरिक और उसके अधिकार। याद हो गया भाग 1, 2, 3। यस। और इसका अनुच्छेद दोस्तों 11 के बाद आता है 12, है ना भाई? तो 12 से 35, क्योंकि 12 या 36 होता है, उससे एक कम 35। क्योंकि 11 में 12 आपको याद रहेगा, तो 12 या 36 से एक कम 35, ऐसे याद रख लीजिएगा। यहाँ 5 दूनी 10 से 1 ज़्यादा था 11, यहाँ कम है 12 दूनी 12 या 36 से एक कम 35। तो आपको याद रहेगा सर भाग 1 संघ, राज्य और क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, 5 से 11। भाग 3 आपका दोस्तों मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36, 51, 51 का। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36, 51, 51 का। 52 से 151, 152 से 237। इस तरीके से मेरे को सब याद है, वैसे आपको भी याद हो जाएगा। फिलहाल ये 3 याद हुए। फिलहाल हम तीनों 100 पढ़ लिए सर। मतलब हमारा क्या है कि कोई क्षेत्र है, उस पर कोई नागरिक रहते हैं, उन नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो क्षेत्र हो गया भैया भाग 1, उस पर नागरिक हो गया भाग 2, और नागरिकों का अधिकार हो गया भाग 3। नाम तुमको याद हो गया। 1, 4, 5, 11, 12, 35 याद हो गया। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें छोटे छोटे भाग भी आपको ऐसे याद होते रहे धीरे धीरे। जैसे भाग 20 आपको पता है सर, भाग 20 में संविधान संशोधन है, जो अनुच्छेद 368 के तहत है ना। भाग 17 में क्या सर? भाग 17 से 17 सर भाषा। भाग 17 में आपका राजभाषा। तो भाग 17 में राजभाषा छोड़ दें, अनुच्छेद छोड़ दीजिए, उसको याद रखिए। ठीक। भाग 15 में निर्वाचन। चलिए ऐसे हल्का हल्का बताऊंगा, इन सबको याद मत रखिएगा, और ऐसे धीरे धीरे दिमाग में डलता रहेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब क्लास चालू हो रही है प्रॉपर वे में। तो यहाँ से एकदम सिंसियर होकर के सब कॉपी किताब सब पेन बंद कर दीजिए, सिर्फ वीडियो को सामने रखिए, कान में हेडफोन लगा करके वीडियो को देखिए। रूम में अंधेरा हो सके तो अंधेरा कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो, और चुपचाप एकांत में बैठ के पूरे क्लास को देखिए, सुनिए, आपके अंदर तक बस जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सब चीज़ पता रहेगा। आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए
भाग दो, भाग दो है सर। क्या दो? हमें नागरिकता दो, हमें नागरिकता दो, तो हमें नागरिकता दो, लीजिए याद हो गया। सर अनुच्छेद, सर अनुच्छेद भाग 1 में था 1 से 4, 4 के बाद क्या आता है सर? 4 के 5 ही आता है, तो 5 से 11, और सर 5 से 11 अनुच्छेद आता है भाग 2 में। अब देखिए यह आलेख तय करता है कि कोई व्यक्ति ब्लू इंडियन पासपोर्ट ले सकता है या नहीं। अर्थात क्या बोल रहे हैं, यही पार्ट जो है भाग 2 यही डिसाइड करता है कि हम लोगों के पास जो ब्लू कलर का हमारा पासपोर्ट होता है ना इंडिया में, वही ब्लू पासपोर्ट, ब्लू इंडियन पासपोर्ट कोई ले सकता है कि नहीं। इसमें 7 अनुच्छेद हैं जो नीचे दिए गए हैं। 7 अनुच्छेद के सर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए 7 अनुच्छेद। और सर ये डिसाइड करता है कि हमारे देश का कौन नागरिक है। जो नागरिक हो उसी को तो ब्लू कलर का इंडियन पासपोर्ट मिलेगा ना, जो कि मेरे पास है। आप भी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन बनवाइएगा, किसी एजेंट को पैसा मत दीजिएगा। तो सबसे पहले सर 5 से लेकर पूरा 11 तक है। इसमें अनुच्छेद 5 आप देखिए पहले क्या है। पहले तो टाइटल आपको पता होना चाहिए ना भाई, कि मैं प्रतीक सी है सर, ये सर, ये सर। पहले तो नाम देखिए, फिर कौन क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, बाद में जानेंगे बस वैसे ही। या पहले अनुच्छेद और उसका नाम देखिए। सर अनुच्छेद 5 है जो सबसे पहला अनुच्छेद है इस भाग का, नागरिकता का पहला अनुच्छेद। सर वो है आपका संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अर्थात जब संविधान प्रारंभ हो रही थी तो उस समय किसको किसको नागरिकता मिली थी। जैसे होता है संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय नागरिकता, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता सबसे पहला तो वही आएगा। यस, प्रारंभ में नागरिकता। आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार। अर्थात भाई जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से थे, वो भारत की ओर आए ना, कुछ भारत से पाकिस्तान की ओर गए। तो जो पाकिस्तान से हमारे भारत में पहले आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं उनको तो नागरिकता देंगे ना। यस सर, हाँ सर। 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार। अर्थात कुछ हमारे यहाँ से कुछ नागरिक पाकिस्तान की ओर चले गए तो उनके प्रवासियों के अधिकार क्या हमारे देश में, क्या उसका नागरिकता का अधिकार है, उसको हमारे देश में नागरिकता का कोई अधिकार प्राप्त है भी कि नहीं। कि हमारे भारत से कोई आदमी प्रवास करके पाकिस्तान में चला गया जब बंटवारा हुआ तो उसका नागरिकता का अधिकार है कि नहीं भारत में। अनुच्छेद 7 देखिए, पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले, ऐसे याद रहेगा। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले। अब देखिए पाकिस्तान के साथ 2 चीज़ खत्म हो गया। अब भाई सिर्फ पाकिस्तानी थोड़ी है, और भी जगह तो लोग हैं बाहर बाहर विदेश में हमारे भारत के। यस, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार। जैसे भारतीय मूल के हमारे सुंदर पिचई हैं, सत्या नडेला है, इस तरीके से इंदिरा नूई हैं, जो हमारे भारत से बाहर रहते हैं मगर भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के कहने का मतलब होता है जो मूल रूप से भारत के हों मगर अभी वर्तमान में किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, तो उनके लिए तो भाई जो पहले भारत के नागरिक थे अभी को भले कहीं और का ग्रहण कर लिए तो उनका कुछ अधिकार है हमारे देश में कि नहीं। तो वही बोला, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार। जैसे देखिए पाकिस्तान को एक अलग हिस्सा दिया गया है मेरे दोस्त, बाकी देश को अलग हिस्सा दिया गया है ना, तो पाकिस्तान के साथ हमारा बंटवारा हुआ था, बाकी अलग चीज़। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 व्यक्ति स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना नागरिक नहीं होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, खुद की इच्छा, स्व की इच्छा में खुद की इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है तो हमारे देश का नागरिक नहीं होगा। जो खुद अपनी इच्छा से किसी और देश का नागरिक बनना चाह रहा है और नागरिक बन गया है तो हमारे देश का नागरिक नहीं होगा ना। तो वही बोल रहा है भैया कि इसमें अनुच्छेद 9 में ये बात है कि 9 में माने अब नहीं रहे तुम, न से 9 न से नहीं रहे क्योंकि तुम विदेशी के हो गए हो। अनुच्छेद 10 है सर आपका नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना, कि नागरिकता के जो अधिकार हैं उसको जारी रखना है हमें। अनुच्छेद 10 है दोस्तों, कानून द्वारा नागरिकों के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए संसद। अर्थात नागरिकता के जुड़े हुए जो भी नियम कानून बनाने हैं, नागरिकता से जुड़े हुए जो भी नियम कानून बनाने हैं वो सब बनाने का अधिकार संसद के हाथ में है, सभी नियंत्रण संसद के हाथ में है। तो उसको लास्ट में यही चीज़ आपको समझना था। तो आइए इसको एक बार और हम अच्छे समझते हैं। सर सबसे पहले जैसे भाग चालू हो तो भाग चालू हुआ ना, प्रारंभ हुआ है भाग। सर सबसे जैसे भाग प्रारंभ हुआ है तो अनुच्छेद पहले ही 5 है। यस सर, तो प्रारंभ में सबसे पहले अनुच्छेद 5 ही आएगा और 5 आएगा तो ऊपर से प्रारंभ में नागरिकता आ जाएगा ना। यस, संविधान के इसके संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। सर जैसे अब हो गया, अब हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था
सर जो पाकिस्तान से लोग भारत आए थे उनको नागरिक हम देंगे कि नहीं? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले, और दूसरा इसका उल्टा साथ में इसके बाद वाले में सर पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिक, अर्थात भारत से पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों को नागरिकता। अनुच्छेद 8, अब भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले। और 9 में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता किसी और देश का ग्रहण कर ले तो उसका यहाँ पे नागरिकता खत्म हो जाएगा। ये बात अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 9 है कि अगर आप खुद से जाके अमेरिका की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म। भाग 10, नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना, कि जो आपके नागरिकता के अधिकार हैं उन अधिकारों को जारी रखना। और अनुच्छेद 10 है कि जो भी नागरिकों के नागरिकता प्राप्त करने के जो अधिकार हैं उससे जुड़े जो भी कानून बनाएगा वो कानून पे पूरा नियंत्रण बनाने का या नियम कानून बनाने का हक संसद को है। इसका मतलब संसद की शक्तियाँ, नागरिकता से जुड़ी हुई संसद की शक्तियाँ, अनुच्छेद 11। अब इसको आप इधर देखिए, प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, फिर पाकिस्तान से भारत आने वाले 6, भारत से पाकिस्तान जाने वाले 7, 8 हो गए दोस्तों। भारत से बाहर रहने वाले 8। सर जो कोई खुद से भारत से बाहर गया तो दिक्कत नहीं है, पूछ के हमसे गया, जो स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर ले किसी और देश का 9, या तो 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, बचा 10 और 11। 11 में तो सर संसद की शक्ति है, आप 10वें में ही भटकेंगे क्योंकि वहाँ पे नागरिकता के अधिकारों को जारी रखने के ऊपर बात दी गई है कि नागरिकता के अधिकार कैसे कैसे जारी रहते हैं, है ना। चलिए, और 11 में है संसद की शक्ति, नागरिकता से जुड़ी हुई संसद की शक्ति 11। आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपके दिमाग में धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5, अब हम देखिए पूरे 5 से 11 तक हम पढ़ लिए, और उसके बाद उसको हम देखिए एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन भी करवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में छपे जब आप क्लास पढ़ के निकले। सर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 छोटे छोटे की पॉइंट लिखूंगा। सर ये क्या है, प्रारंभ में। तो इसमें 6 में क्या है सर, पाकिस्तान से, दोनों मिला के लिखेंगे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इसलिए। आने वाले हैं तो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता, तो आने वाले। जो भारत से पाकिस्तान गए हैं तो जाने वाले। जैसे कहने का मतलब क्या सर, जाने वाले, और इसी में ब्रैकेट में लिख सकते हैं जा करके वापस आने वाले। सर कैसे दोस्तों, जब ये लोग गए पाकिस्तान, भारत से छोड़ के पाकिस्तान गए तो इनको लगा यार पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ बढ़िया से रहेंगे। कुछ हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, उनको लगा यार के हिंदू संप्रदाय के लोग थे, उनको लगा कि भाई हम चलते हैं भारत छोड़ पाकिस्तान, वहाँ हम आराम से रहेंगे। जब वहाँ गए, वहाँ रहने के बाद देखिए कि वहाँ तो ज़्यादा दिक्कतें तकलीफ हैं, वहाँ का शासन व्यवस्था ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो वापस छोड़ करके भारत आए। तो पहले तो आप वही पाकिस्तान गए, वहाँ का नागरिक बने, फिर वहाँ फिर भारत आ रहे हैं, यहाँ के नागरिक बनेंगे। तो उनके लिए है ये जो जाने वाले हैं, जाके वापस आने वाले, जब वापस आएंगे तब तो नागरिक होंगे ना। तो पाकिस्तान में रह के हमारे यहाँ नागरिक थोड़ी होंगे, यस, तो जा करके वापस आने वाले इसमें आते हैं, तो जाने वाले इसलिए लिख दिया। तो ये सर आपके भारत से बाहर रहने वाले 8 में बाहर रहने वाले, तो प्रारंभ में आने वाले, जाने वाले, बाहर रहने वाले। 9 में भैया स्वेच्छा से किसी विदेश का नागरिकता ग्रहण किए तो भारत का नागरिकता समाप्त। 10 में सर आपका जारी रखना। 211 में है संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। छोटे छोटे की पॉइंट ध्यान रखिएगा, इतना ही याद रहता है। 5 में प से 5, प से प्रारंभ, शुरू में, फिर आने वाले, फिर जाने वाले, फिर बाहर रहने वाले, फिर स्वेच्छा से। आप भारत का नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा अगर आप कहीं और का नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो। फिर जारी रखना, नागरिकता के अधिकार, संसद की शक्ति। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपके सामने बहुत आसानी सब आपको याद हो गया। तो चलिए हम इसके सबसे पहले अनुच्छेद 5 में प्रवेश करते हैं। अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। प्रारंभ आपको की पॉइंट दिया था, यस सर। आगे बढ़ते हैं। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और अर्थात कहने मतलब संविधान के प्रारंभ में कोई भी प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर उसका कोई भी अधिवास वास करता है, निवास करता है, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो भारत में ही जन्मा हुआ हो, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अगर वह नहीं जन्मा है तो उसके माता पिता जन्मे हो, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले, जो ऐसे प्रारंभ मतलब जो संविधान का पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो संविधान प्रारंभ हुआ, तो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले, मतलब संविधान निर्माण से ठीक पहले आप समझिए, कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में
मामूली तौर से निवासी रहा है वो भी भारत का नागरिक होगा। और भारत का नागरिक होगा अर्थात इसी को कूट में पूछता है कि भारत नागरिक कौन कौन होगा। तो पहले शुरुआत में ये बातें थी, जो भी भारत में जन्मा है, जो जिसने भारत की भूमि में जन्म लिया वो भारत का नागरिक होगा। मगर ऐसा है कि इतना सिंपल है नहीं, इसमें साथ साथ है कि उसके माता या पिता में से कोई, माता या पिता दोनों से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। उससे पहले क्या है, ठीक है, इससे प्रारंभ से, संविधान के प्रारंभ से पहले, ठीक पहले अगर कोई भी व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक के लिए भारत में आमतौर पे, मामूली तौर पे रहा हुआ हो, निवास क्षेत्र रहा किया हो, तो भारत का नागरिक होगा। तो भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हुआ भारत का नागरिक है, और जो कम से कम 5 साल भारत में रहा हुआ हो वो भारत का नागरिक है। ये शुरुआती स्तर का बात है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध नागरिकता से है। लीजिए क्वेश्चन आता है कि नहीं ऐसा, सर कोई ना कोई क्षेत्र होगा तो भाग एक क्षेत्र हो गया, और उस क्षेत्र पर जो पब्लिक रहेगी, वहाँ की नागरिक रहेगी, वही तो नागरिक कहलाएगी। या उस क्षेत्र में जो लोग हैं वो कैसे नागरिक बने, तो पहले क्षेत्र फिर नागरिक। तो पहले क्षेत्र में पहला भाग एक, फिर नागरिक में भाग दो। तो भाग 2 है नागरिकता। क्या भारतीय संविधान किस भाग का संबंध नागरिकता से है, भाग 2। भाग पहला तो संघ राज्य उसका क्षेत्र है, भाग 2 है नागरिकता। भाग 3 है मौलिक अधिकार, जो नागरिक उनको कुछ मौलिक अधिकार होंगे। यस, तो उत्तर बी भाग 2। देख रहे हैं आप, ये सभी एग्जाम आपको बता दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आपके शिक्षक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, और आने वाले समय इससे ज़्यादा और टफ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, है ना। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं, और वो दिशा यहीं से होके जाता है जिस मार्ग से आप चल रहे हैं अभी। भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच हैं। आएगा नहीं वही क्वेश्चन जो आपको रटवा रहा हूँ मैं। हाँ सर, देखिए लिखिए सर, भाग 1 इतना बार पढ़ेंगे कि सब याद है। भाग 1 क्षेत्र है संघ राज्य क्षेत्र, और उसमें आता है 1 से 4 अनुच्छेद। भाग 2 सर इसमें आता है नागरिकता, सर आपका 5 से 11 लीजिए। भाग 3 अधिकार, मौलिक अधिकार 12 से 35, इसके बाद 36 से 51, फिर 51 का आपका 52 से 137, 52 से 137, और फिर आपका नहीं 52 से 151, 52 से 151, 152 से 152 से 237, 237 ही है ना, हाँ 237 और 238 पे लगाएगा, 238 समाप्त। तो भाग 4 5 6 4, ये भाग 4 ये 4 ही है, ये 4 ही है भाग 4 ए, ये 4 का भाग 4, फिर 5 6 7 238। तो जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद रहेगा। आइए, तो भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं किसमें, देखिए प्रीवियस ईयर आ चुके क्वेश्चन दोस्तों ये। तो सर आपको पता है अनुच्छेद 1 से 4 तो क्षेत्र है, 5 से 11 नागरिकता है। यस तो आप आंसर है बी। तो बोला ना, शिक्षक से शिक्षक चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं इससे एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5 होने के बाद गले में खराश है, क्योंकि 1 मिनट आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा बेमतलब। क्लियर हो गई बातें। यस, अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5 तो बच्चे समझ लिए। प्रारंभ में क्या था सर, प्रारंभ में था कि जो सब भारत में जन्मा हो यहाँ का नागरिक, जिसके माता पिता जन्मे हो यहाँ का नागरिक, या दोस्तों कम से कम 5 साल रहा हो शुरुआती स्तर पर, वह भारत का नागरिक। ठीक है, फिर अनुच्छेद 6 है, 5 का 6 ही आता है। सर 6 में क्या था सर, शुरू में प्रारंभ था, फिर आता पाकिस्तान से आने वाले तो आने वाले ये होंगे पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, जिससे ऐसी शब्दों को प्रयोग करता है, अर्थात पाकिस्तान से भारत को आने वाले लिखना चाह रहे हैं, प्रव्रजन करने वाले या पाकिस्तान से भारत को प्रस्थान करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 5 में
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भारत में ही जन्मा हुआ हो, उसके माता पिता भारत में जन्मे हुए हो और सुविधा शुरुआती तौर पर आपके 5 साल यहाँ रहा हुआ, उसके बाद भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, अर्थात वो अगर वो सब तीनों था उसके अंतर्गत, पहले भारत में जन्मा था, उसके माता पिता भारत में ही थे, वो 5 साल यहाँ रहा हुआ था, और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान चला गया है ना, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रोजन किया है, अर्थात पाकिस्तान से भारत के राज्य क्षेत्र में आ गया, पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में आ गया, बोला पाकिस्तान से आने वाले, तो इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, मतलब वो भले ही शुरुआती तौर पे भारत के नागरिक, क्योंकि भाई भारत पाकिस्तान तो एक ही था, तो भारत का नागरिक था, उसके माता पिता भी यहाँ जन्म लिए हुए थे, है ना, उसको यहाँ इतना साल से निवास भी कर रहा था। अब अचानक से पाकिस्तान चला गया बंटवारे के बाद, मगर वहाँ उसके क्षेत्र में जाके बंटवारा, तो उस बंटवारा हुआ और पाकिस्तान क्षेत्र में ही आ गया, और वो क्या चाहा कि नहीं मैं पाकिस्तान के अधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रहूँगा, मुझे भारत में रहे, तो वहाँ से उठ करके वो भारत आया, तो भारत को आने वाला व्यक्ति, यस, तो भारत के राज्य क्षेत्र को प्रोजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो क्यों भाई, क्योंकि उसके माता पिता यहीं जन्म लिए थे, यहाँ का नागरिक भी था, वो भी खुद जन्म लिया था, यस। आते हैं इसी का क, 5-6 का क। यदि वह जो व्यक्ति है वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई, कहने का मतलब यदि या तो खुद व्यक्ति या उस व्यक्ति के माता पिता या उस व्यक्ति के दादा दादी या उस व्यक्ति के नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो भी भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति हो, भारत में जन्मा जो व्यक्ति था, है ना, और उसमें केस में से आता है, तो दोस्तों वो अभी मूल रूप में यथा अधिनियम के अनुसार भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। 1 मिनट रुकेंगे, माता जी का हमारे फोन आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। तो हाँ बच्चों, चाहे वो व्यक्ति खुद हो, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसके दादा दादी हो, चाहे उसका नाना नानी हो, कोई भी हो, मूल रूप से हो या अधिनियम के अनुसार, कौन सा अधिनियम, मूल रूप से यही कि जन्मे हुए हो या उनके माता पिता जन्मे हुए हो, यहाँ के नागरिक रहे हुए हो, या अधिनियमित हो। अधिनियम कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में अगर परिभाषित में भारत में जन्मा था, जिसमें भारत में जन्मने का जो परिभाषा है कि आप किसको मानोगे नागरिक, इसमें किसी के भी अंतर्गत आता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। ठीक, तो अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 5 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रोजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अथवा उसके माता पिता, चाहे वह जन्मा हो, चाहे उसके माँ बाप जन्मे हो, चाहे उसके दादा दादी जन्मे हो, चाहे उसके नाना नानी जन्मे हो, कोई भी भारत में जन्मा हुआ है और अगर पाकिस्तान के जो आज क्षेत्र है कब्जा वाला है, वहाँ से कब इतिहास में पहले भी आकर के यहाँ बसा हुआ है, तो दोस्तों भारत पाकिस्तान से भारत आया है और उसको कोई भी पीढ़ी में इसमें कोई भी यहाँ भारत में जन्मा था तो भारत का नागरिक होगा। इसका मतलब क्या, आप खुद जन्म रहे तो भी आप भारत के नागरिक हो, आपके माता पिता जन्म है तो भी, नहीं तो आपके दादा दादी जन्म है तो भी, नहीं तो आपके नाना नानी जन्म है भारत में तो भी आप भारत के नागरिक हो। 6 आपको पता चल गया। ख, इसी 6 के खम देखिए, ख के एक में, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रयोजन किया। वैसे रटने नहीं आएगा आपको, ऐसे रट के नहीं पूछने बोलेगा। 1 मिनट दीजिएगा, माता जी का फोन आ रहा है हमारे, कुछ काम है जरूरी। तो देख रहे हैं, जैसे कि मेरी माता भी जन्मी हुई है भारत में, मेरे पिताजी भी जन्मे होंगे, मेरे दादाजी भी जन्मे हैं, मेरे दादी जी भी, मेरे नाना जी भी, मेरी नानी जी भी। तो अगर मैं कहीं और भी जन्म होता तब भी भारत का नागरिक हो जाता। ठीक, अगर मैं वहाँ का नागरिक नहीं होता तो। जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले, और तिथि कौन है भैया, जो आप प्रारंभ बोल रहे हैं, तो प्रारंभिक तिथि क्या है, वह व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोजन किया है, जैसे पीछे लिखा था वैसा सब चीज़ प्रोजन किया है कि पाकिस्तान से भारत आया है और उसको वो सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, और किससे पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोजन किया है, तब यदि वह अपने प्रोजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है तब ये लागू होगा। तो तारीख याद रखेंगे, या तारीख पूछता है कौन, 19 जुलाई 1948, तो 1948। ठीक,
जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात, देखिए कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो भारत का नागरिक है ही है, वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मगर अगर कोई ऐसा है जो सब कंडीशन है और 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो क्या होगा, उसी देखिए। जब वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात, तो उससे पहले था अब उसी तारीख को आया या उसके बाद आया, तो इस प्रकार प्रोविजन किया है कि पाकिस्तान से भारत आया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, सब लंबा चौड़ा छोड़ दीजिए, बोल रहा है कि अगर इस स्थिति के लिए सरकार ने जिस अधिकारी को बैठाया होगा, है ना, जिस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए जिसे नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर, तो वो आदमी उसको आवेदन देगा, हमारे भारत के उस आदमी को आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। एक तारीख है 19 जुलाई 1948, इससे पहले समझेंगे, मैं बोर्ड से बाहर हो जाऊँ, इससे पहले अगर मैं पाकिस्तान के क्षेत्र में था, जैसे पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से भारत आना चाहता हूँ और इस तारीख से पहले, तो मैं सीधा मेरे माता पिता अगर यहाँ जन्मे हुए हों, चाहे मैं खुद जन्मा हुआ हूँ, चाहे मेरे दादा दादी, चाहे मेरे माता पिता जन्मे हुए हों, हम में से कोई भी जन्म है, मैं भारत का नागरिक आगे सीधा बन जाऊँगा, सीधा आऊँगा, भारत नागरिक बन जाऊँगा, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन, कोई पंजीयन, किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर मैं 19 जुलाई 1948 की उसी दिन आ रहा हूँ या उसके बाद आ रहा हूँ, तो अगर मैं पाकिस्तान से भारत आता हूँ तो मुझे देखना होगा कि भारत ने किस व्यक्ति को नियुक्त किया है इस स्थिति के लिए कि पाकिस्तान से कोई आदमी आए, मगर जिसके माता पिता यहाँ जन्मे हो, दादा दादी यहाँ जन्मे हो भारत में, नाना नानी जन्मे हो, या वो खुद जन्मा हुआ व्यक्ति हो, और वह भारत नागरिकता चाहता है 19 जुलाई 1948 के बाद, तो अधिकारी के पास भैया देगा अपना डिटेल, और अधिकारी सब चीज़ उचित देख करके उसको रजिस्टर कर देगा, तो भारत का नागरिक हो जाएगा। वो ये बात यहाँ पे कह रहा है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह, तो जो आवेदन दे रहा है व्यक्ति कि मुझे भारत नागरिक बना लो, तो आवेदन की ठीक तारीख से ठीक पहले, तो आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने के, कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। अर्थात वो व्यक्ति आवेदन भी तब कर सकता है जब वह व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हुआ हो और आने के बाद बाकी सब स्थिति फुलफिल करता हो, खुद भारत में जन्मा हुआ था तब की बात है ना, या भाई आपके उसके माता पिता जन्मे थे, दादाजी जन्मे थे, नाना नानी जन्मे थे, है ना, नाना नानी उसके यहाँ जन्म लिए हैं, वैसा कोई भी स्थिति है, और मगर आ करके भारत में हुआ कम से कम 6 महीने रहे, ताकि भारत को लग जाए कि यार कम से कम 6 महीने यहाँ टीका है, फिर वापस नहीं भाग के जाएगा, तो कम से कम 6 महीने जब रहेगा तब उसको फॉर्म भरने का हक मिलेगा कि अब तुम फॉर्म भर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, और तुम 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आए हो तो फॉर्म भरोगे, मगर कम से कम 6 महीने रहने के बाद ही। यह बात यहाँ पे कह रहा है, इसी को बहुत आसान तरीके से आप समझ भी चुके हैं, है ना। चलिए भाई, ठीक, अब आप समझे कि ऐसे किताबी ज्ञान का लैंग्वेज भी देता है तो पल्ले क्यों नहीं पड़ता। मगर आपको जब मैंने समझाया कि 19 जुलाई 1948 एक डेट है, उससे पहले आप आते हो तो कोई शर्त नहीं है, आप आओ और भारत नागरिक बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस डेट को ही या उस डेट के बाद आप आते हो तो आपको कम से कम 6 महीने भारत में रहना है, 6 महीने रहने के बाद आपको आवेदन करोगे, तब उस काम के लिए जो अधिकारी होगा वो अधिकारी आपको रजिस्टर में लिख देगा कि हम आपको भारत का रजिस्ट्रीकृत कर देगा, तब मानेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक, आइए अब आगे भाई 5 खत्म हो गया, जिसमें बोला था कि आप भारत में जन्मे हुए हो तो भारत के नागरिक हो, है ना। अब भारत के जन्मे हुए हो तो भारत के नागरिक हो, कब से, संविधान के प्रारंभ से। संविधान का प्रारंभ कब से हुआ, 1950 से, तो 1950 से पहले आप भारत में जन्मे हो तो भारत के नागरिक हो, आपके माता पिता जन्मे हो तो भारत के नागरिक हो। ये कंडीशन था। सर 6 में क्या हुआ कि भैया आप भारत के नहीं, आप पाकिस्तान में थे, आप, है ना, पाकिस्तान 6 में क्या पाकिस्तान में थे, वहाँ से आप आए हुए हो, और आप खुद जन्मे थे मगर पाकिस्तान में थे, तो आप आगे नागरिक ले रहे हो तो मिल जाएगा। आप नहीं जन्मे भारत में, वो पाकिस्तान में जन्मे हो, मगर आपके माता पिता भारत में जन्मे हुए थे मगर आप पाकिस्तान में रहते थे बंटवारे के बाद और वापस आना चाहते हैं, तो भी आपको नागरिक मिलेगा। आपके माता पिता भी नहीं जन्मे थे, वही पाकिस्तान में जन्मे, जाके आपके दादा दादी जन्मे थे, नाना नानी जन्मे थे, तो अगर वो जन्मे थे और आप पाकिस्तान में रह रहे थे और अब आके आप भारत में नागरिकता लेना चाहते हो तो भी आपको मिलेगा, मगर 19 जुलाई 1948 के बाद। 19 जुलाई 1948 से पहले की स्थिति और 48 के बाद की स्थिति, है ना। ठीक, और 6 हो गया सर आपका 7। तो देखिए जो आप 5 पढ़े, 6 पढ़े, ये सर बहुत लंबा समय बीत गया। अब तक तो जिसको पाकिस्तान से भारत आना था आ गया, जिसको जान था चला गया, अब तो मतलब ये काम खत्म। तो 5, 6 अब मुद्दा रह नहीं गया,
हाँ सर। 7 क्या था भैया, 5 में था आपका प्रारंभ वाला, 6 में था आने वाले, 7 में था जाने वाले और फिर वापस आने वाले। 7 को देखिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, भारत से पाकिस्तान को जो प्रस्थान कर गए, तो प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, आर्टिकल 7 में। अनुच्छेद 5 और 6 के किसी बात के होते हुए भी, जो 5 और 6 में जो बात दिए थे, जितना सारी बातों को आप लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात, सर 1 मार्च 1947 बोल रहे हैं, वह 19 जुलाई 1948 बोला था, 48 से पहले का बात कर रहे हैं। हाँ, तो 1 मार्च 1947 के बाद पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया हो, अर्थात वो 1 मार्च 1947 के बाद, है ना, कब, 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से पाकिस्तान गया था, क्योंकि यही डेट दिया गया था, जितने भारत के लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं चले जाएं, तो वो कि इस डेट के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को प्रस्थान कर गया, मतलब भारत से पाकिस्तान चला गया, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत उस क्षेत्र में चला गया, वो प्रव्रजन कर गया, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ये बोल रहे हैं, ठीक, कि जो भी 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से निकल के पाकिस्तान के क्षेत्र में जाके बस गया, तब वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यही बात यहाँ पे बोल रहा है मेरे दोस्त। और यहाँ पे आइए, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी। हमारे किस व्यक्ति पे लागू नहीं होगी? जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है। मतलब कहने का मतलब क्या, वो व्यक्ति तो पाकिस्तान, ये मान लीजिए कक्षकरण है, वो व्यक्ति तो यहाँ से भारत चल गया कि पाकिस्तान में है कक्षकरण, तो मैं चल के यहीं पे बस जाता हूँ, तो अब वो भारत नागरिक नहीं रहा। कौन सी तारीख के बाद? अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद गया, भारत छोड़ के गया और पाकिस्तान बैठ गया, तो वो भारत का नागरिक तो नहीं है। मगर पूरा कक्षकरण ही भारत में मिल जाए, तो जब पूरा कक्षकरण ही भारत के अंतर्गत आ जाए, तो वहाँ जितने लोग हैं वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाते हैं। यस सर, वही बात ये बोल रहे हैं कि प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, वही क्षेत्र वापस लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या यथास्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 नागरिकता संशोधन बिल इसी दिन आया था। आपका कब आया था? 19 जुलाई 1948 को आया था, इसलिए वो डेट को फाइनल किया गया था, इससे पहले इससे बाद वाला, क्योंकि उसी दिन आया था नागरिकता संशोधन बिल के। हम जो भी नागरिक है तो हम संशोधन कर रहे हैं, भैया बता दो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। ठीक, चलिए आप उतने समझिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा प्राप्त कर लेंगे, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, या देशीकरण द्वारा। आप किस प्रोसेस से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आता है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शिक्षक के एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसका महत्व आप समझ रहे हैं। सर इसका आंसर भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके। अब जैसे मान लीजिए मैं अफ्रीका का हूँ और भारत के बैंक पैसा जमा कर दिया, तो भाई मैं भारत नागरिक थोड़ी हो गया। बाकी अब जन्म द्वारा भारत में जन्मे तो भारत के नागरिक हैं, देशीकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं, और दोस्तों किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, किसी भूभाग में आप सम्मिलित है जो भारत का क्षेत्र है, या कोई भूभाग जो भारत ने अपने अंदर ले लिया, तो आप उस क्षेत्र में रहते थे तो आप भी भारत के नागरिक हो गए। ये चीज़ें बोल रहे हैं। देशीकरण क्या आप आगे जानते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब अभी ये उम्मीद है कि अब आपका ये क्वेश्चन बनेगा। कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, नहीं ये पूछा है ना। हाँ, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जो संविधान लागू होने के पश्चात अपने कार्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, अपने कार्य के कारण दिया हुआ, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो। इनमें से कौन सा बात अधिवास के नागरिक नहीं है के लिए जरूरी है? कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? सर आंसर है आपका सी, है ना। ये तो आप पढ़े थे कि जो यहाँ जन्मा है वो नागरिक होगा, जब कोई माता पिता जन्मे वो नागरिक होगा, जो माता पिता जन्मे नागरिक होगा, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी हो तो भारत का नागरिक होगा।
कि मुद्दा क्या है जो संविधान लागू होने के पश्चात या ठीक पहले था उसके बाद वो दिए, ठीक बाद अपने कार्य के काम की वजह से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहे हैं। मतलब भारत में किसी बिजनेस पर्पज से, किसी काम पर्पज से, कोई और काम से अगर मान लीजिए आकर के भारत में रह रहा है कोई व्यक्ति अपने काम के कारण, तो भारत का नागरिक थोड़ी हो जाएगा। यस, तो वही तो लिखा है भाई, सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब यही क्वेश्चन देखने मिलेंगे सर। 5, 6, 7 खत्म, 5 से प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में 1948 वाला बात आप देख लीजिए। सर 6 में आपके देखिए सर, पाकिस्तान से भारत को आने वाले। यस सर 7 में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता खत्म। यस सर, तो 5, 6, 7 खत्म हो गया। बात है दोस्तों 8, अनुच्छेद 8। मतलब इसलिए ये आदमी पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान चला गया था, मगर वो भारत कोई क्षेत्र, वो जो क्षेत्र था वो पूरा क्षेत्र ही भारत में मिल गया, तो ऑटोमेटिक वो भारत का नागरिक हो जाएगा। वो चाहे वो व्यक्ति यहाँ जन्मा हुआ हो, चाहे उसके माता पिता जन्मे हुए हो, चाहे दादा नाना जन्मे हुए हो या ना हो, अगर कोई क्षेत्र है जो भारत से कोई संबंध भी नहीं, अगर कोई क्षेत्र भारत के अंतर्गत आ गया, भारत के देश के अंतर्गत समाहित हो गया, जैसे हमने अगर बांग्लादेश से 100 गाँव माने, हम बांग्लादेश का कोई क्षेत्र हमने ले लिया है ना, जैसे न्यूमूर द्वीप आप देखें, तो न्यूमूर द्वीप में जो भी लोग रहते थे सब भारत के नागरिक। भारत किसी देश से कोई क्षेत्र ले रहा है समझौता करके, तो उस क्षेत्र के जितने लोग हैं ऑटोमेटिक भारत के नागरिक, चाहे वो किसी भी केस को फुलफिल करते हो या ना हो। समझ आ गया बात? वही बात था। तो सर 5, 6, 7 हो गया। आता है 8, भारत के बाहर रहने वाले। ये सब देखिए, दो तो पाकिस्तान से जुड़ा था, बात खत्म हो गया। प्रारंभ पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले। आता है 8, अब भारत के पाकिस्तान तो भारत से बाहर ही है, मगर उसके अलावा और अन्य देश का स्पेशली बात होगा कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक, जो भारत में जिनका उद्भव हुआ था। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कि अनुच्छेद 5 में जो नियम है, जन्मा हुआ हो, माता पिता जन्मे हुए हो, वो सारे बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उनके माता पिता में से कोई, अथवा पितामह पितामही या मातामह मातामही में से कोई भी मूल रूप से या अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, ठीक है ना, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। सुना के बाद, भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, मामूली तौर से, है ना, और भारत का नागरिक समझा जाएगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक, वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति है जो मामूली तौर पर निवास कर रहा है भारत से बाहर किसी भी देश में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं भी। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई लोग आज जाते हैं ना, अमेरिका कमाने जा रहे हैं, कोई ब्रिटेन कमाने जा रहे हैं, कोई यूएई, कोई दुबई, कोई अलग अलग जगह कमाने जा रहे हैं लोग, तो मामूली तौर पे तो भाई वहाँ जाके लोग रह रहे हैं ना। यस, लोग वहाँ जाके काम धाम कर रहे हैं ना, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं ना। मगर अगर वो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित के अनुसार से भारत में जन्मा था, या उसका ये वाला केस है, तो दोस्तों वह भारत का नागरिक होगा। ठीक, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। क्या बोला, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुतों को पड़ा होगा, बहुतों को नहीं पड़ा होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए मैं भारत का नागरिक था, अब मैं जाके अमेरिका में काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, धाम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो भाई हर देश में हर किसी का वो है ना एम्बेसी। यस सर, सबका एम्बेसी है, हर अलग अलग देश में सबका सर एम्बेसी है, वहाँ पे राजदूत रहते हैं। हाँ सर, तो दोस्तों उसी एम्बेसी में अगर मैं जा करके अप्लाई कर रहा हूँ संविधान की बनने की तिथि से पहले या उसके बाद, कि मैं भले अमेरिका में रह रहा हूँ भैया, मैं अमेरिका में यहाँ पे निवास कर रहा हूँ, मगर मेरा ओरिजिन भारत का है, मेरे माता पिता दादाजी भारत के थे, और मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, मैं भले यहाँ काम धाम से आया हूँ, तो आप मेरे को ये मत समझो कि भारत में नहीं रह रहा हूँ। तो अगर वो आवेदन करता है और वहाँ का जो दोस्तों राजदूत है वो उसको वहाँ पर नागरिकता देता है कि ठीक है आप काम कीजिए, आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत का नागरिक रहेगा, चाहे वो किसी भी देश में रहे, भारत से बाहर किसी भी देश में रहे, मगर उसको अप्लाई करना होगा जा करके हमारे, ठीक है, राजदूत के पास, एम्बेसी में जा करके, इंडियन एम्बेसी में जाके, ठीक, तो रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए। तो सिंपल सी बात हो गई भैया आपकी। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं है, सीधा आगे अनुच्छेद 9। तो 5 के था सर आपका प्रारंभ में, 6 के था सर आने वाले, पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोग नागरिक हो गए। सर 7 आपको जाने वाले व्यक्ति जो थे, मगर जो क्षेत्र पूरा भारत में आ गया, तो आगे सर भारत में, तो 5, 6 हो गया, 7 हो गया। 8 में सर क्या हो गया, भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति है,
और अगर बाहर रह रहा है, अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत के एम्बेसी में जाकर के अप्लाई कर दे। 8 हो गया। आते हैं 9 पे कि स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना। मगर कोई व्यक्ति देखिए, मैं काम धाम के लिए गया था अमेरिका और मैं अप्लाई किया हूँ बाइज्जत जा करके, कहा एम्बेसी में कि मुझे भारत नागरिकता, मेरे भारत का नागरिकता बने रहना चाहिए, तो क्या पता चलता है कि हम भारत नागरिक रहना चाहता हूँ। मगर मैं जानबूझ के मेरी इच्छा से ही मैं बोल रहा हूँ मेरे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए, भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, मैं अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूँ अपनी इच्छा से, मेरे काम धाम की वजह से नहीं कि मैं भारत छोड़ के गया और अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया। तो अगर मैं अपनी इच्छा से स्वेच्छा से विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूँ तो भारत में मेरी नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि मेरी इच्छा है ही नहीं भारत में नागरिक रहने की। तभी तो मैंने जाके एम्बेसी में अप्लाई नहीं किया, मैं दूसरे देश में जाके वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वही वाला बात है 9 में। तो 9 से नहीं, नागरिकता नहीं, 9 से 9, 9 से नहीं रहेगी नागरिकता। कब? जब विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो 5 के आधार पर होगा नहीं और 6 और 8 के आधार पर भी समझा नहीं जाएगा। अब यह संभावित प्रश्न, तो जो मेरे शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के जो मेरे भाई बहन बंधु हैं, लिख लीजिए कि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, इसलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये संभावित प्रश्न, है ना। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का स्तर भी। भारतीय नागरिक द्वारा अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किसमें है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, मगर आप अपनी इच्छा से ग्रहण किया ना दूसरे की नागरिकता। सर आंसर आपको पता है, 9 से 9, 9 से नहीं, अर्थात 9 से 9, 9 से 9 कि 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत आप जैसे विदेश की नागरिकता ग्रहण करेंगे अपनी इच्छा से, कोई दबाव प्रेशर से नहीं, कोई मजबूरी से नहीं, तो उसको जैसे आप ग्रहण करेंगे स्वेच्छा से, भारत की नागरिकता ग्रहण आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलती है, अर्थात भारत में ड्यूल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में प्रावधान नहीं है कि कोई अमेरिका का भी नागरिक रह सके और भारत का दोनों का नागरिक रह सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम और नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, ऐसे इंडियन जो भाई भारत में नहीं रहते हैं, हाँ, मगर अप्लाई किया है एम्बेसी में जाके, इसलिए उनको NRI बनाया गया है। हम ये सी आप समझ गए, अनुच्छेद 9 क्लियर। चलो आगे लास्ट में सर आपका 10 और 11 बचे, तो अनुच्छेद 10 आ गया। 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब आपके नागरिकता के अधिकार किस किसी स्थिति में बने रहेंगे या किस किसी स्थिति में खत्म हो जाएंगे, उनको देख लीजिए, जो मुख्य बिंदु होंगे। इसमें कूट का क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, इससे पहले जो भी प्रावधान थे जो भारत का नागरिक बनाते थे, तो कोई व्यक्ति अगर वह नागरिक है उस आधार पर यह समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। अर्थात उन सब नियमों से तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा ही रहेगा, मगर वह व्यक्ति के लिए अगर संसद ने कोई नया नियम बना दिया, उस व्यक्ति के लिए संसद ने कोई नया नियम बना दिया, जो पहले नियम है उनके अलावा भी कि संसद ने कोई नया नियम बनाया कि हाँ इस नियम की वजह से भी कोई भारतीय नागरिकता ले सकता है, तो उसको संसद के बनाए हुए नियम की वजह से वह भारत का नागरिक बना रहेगा, मगर जो संसद द्वारा बनाई जाए ऐसा भारत नागरिक बना रहेगा। ठीक, आइए अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। क्या? संसद द्वारा नागरिकता के जो अधिकार आपको दिए गए हैं उसको नियम कानून से बांधना कि आप किस किस की स्थिति में भारत का नागरिक रहोगे नहीं रहोगे। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। ठीक है, तो उसमें ऊपर जितनी भी बातें थी उसमें कोई भी बात आपके संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी, यानी सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, मतलब जो ऊपर जितने भी आप नियम पढ़े हैं उसमें से किसी भी विषय में अगर संसद कोई उपबंध कर रही है, कोई सुधार करी, कोई बदलाव कर रही है, तो संसद की जो शक्ति है उसको कोई भी अल्पीकरण नहीं करेगा, उसको कोई भी कम नहीं कर सकता। ठीक है, अर्थात संसद ही सर्वोच्च है कि इसमें नागरिकता का जुड़ा हुआ नियम कानून बनाने में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 द्वारा संसद में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक व्यापक कानून नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो आप सोच पहले कि वही जो 11 के तहत ही संसद को शक्ति मिली हुई है कि भाई जो मैं नियम कानून बनाऊंगा उसको कोई अल्पीकरण नहीं कर सकता। तो उसी नियम अनुच्छेद 11 का उपयोग करते हुए ही संसद ने एक नियम बनाया था
नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इस अधिनियम को समय समय पर प्रावधानों के लिए जगह बनाने के लिए संशोधित किया गया है जब भी आवश्यक समझा गया। मुख्य रूप से भारत एक ऐसा देश है जिसने केवल एकल नागरिकता की अनुमति दी। मैं क्या बोला? भारत में केवल एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन नागरिकता विधेयक 2003 ने 16 विशिष्ट देशों में दोहरी नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को अस्तर की अनुमति दी। मतलब जो यह अधिनियम था 55 वाला, उसी में संशोधन पहली बार कब हुआ? उसमें पहली बार संशोधन हुआ नागरिकता विधेयक 2003 में। और उसमें क्या बात कहा गया? सर 2003 में जब संशोधन हो तो कहा गया कि 16 अलग अलग देश हैं जिसमें आप अगर दोहरी नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को अस्तर की अनुमति दी। मतलब बोले कि आप दूसरे देश के नागरिक हैं, फिर आपको हम भारत के नागरिक मान सकते हैं इस कंडीशंस में। तो पहली बार संशोधन हुआ कब? 2003 में। निम्नलिखित तरीकों से नागरिकता भी हासिल की जा सकती है। कौन कौन से तरीके हैं? अगर आप एक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था तो भारत नागरिक होगा। एक व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे तो भारत नागरिक होगा। एक व्यक्ति जो आमतौर पर लगभग 7 साल से भारत के क्षेत्र में निवासी रहा है तो भारत का नागरिक होगा। इसके अंतर्गत का बात चल रहा है ना। हाँ, और इसका फी हो गया। इसी 3 नियम के आधार पर भारत नागरिक हो सकता था, है ना। भले जो कहीं और का नागरिक था तो भी। मान लीजिए मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ, मगर मैं उससे पहले 7 साल 10 साल 15 साल तक भारत में रहा हुआ हूँ, मेरा माता पिता जन्म है, मैं खुद वहाँ जन्मा था, इसमें कोई भी केस है तो आज मैं अमेरिका में रह रहा हूँ भले, और तब भी मैं वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। 2003 में ऐसा संशोधन हुआ और केवल 16 देश में रह रहे नागरिकों के लिए हुआ। वर्ष 2015 या 3 पंचे 15, 3 के बाद 15 में संशोधन हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको आप देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल, एक्ट लीजिए, ये बिल जो आपका आया था अभी, जिसको बहुत विवाद कर दिया था। जबकि आपको बताऊं मैं ये सब नेतागिरी के चक्कर में बर्बाद कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात थी। कैसा ये पढ़ाता हूँ फिर समझा दूंगा आपको। अगर ये लागू होता तो बहुत अच्छा था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मूल अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक OCI, जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, प्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक, इससे संबंधित OCI से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया है। ये 2015 वाले ने। इसने भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति को इंग्लिश में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, भारतीय मूल का व्यक्ति, इस कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को मिला दिया। अर्थात इसने क्या किया? हाँ ये नहीं, 15 नहीं अभी वाला, हाँ 15 वाले भैया दोनों को OCI को और PIO को आपस में मिला दिया और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक एक नई योजना शुरू की। अर्थात उसने जो पहले 2 अलग कैटेगरी थी, अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी, अब हट गया है। तो अब आपको इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और ये समझ लीजिए कब इसमें बदलाव आया। एक तो था विदेश में रहने वाले लोगों को नागरिकता देने का नियम OCI के तहत, एक तो था PIO के तहत, ठीक। दोनों को 2015 मिला करके सिर्फ एक कर दिया गया, बना दिया गया। PIO और OCI को मिला के सिर्फ बना दिया गया OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। PIO हो गया समाप्त, उसके भी चीज़ों को इसमें समाहित कर दिया गया। तो नामक एक नई योजना शुरू की 2015 में, और ये आ गया वर्ष 2019 का संशोधन में 6 समुदायों के, जो कि सबसे बेस्ट संशोधन था बहुत सारे नागरिकों के लिए, मगर इसका ऐसा गलत तरीके से इसका महिमा मंडन कर दिए नेताओं ने अपनी रोटी सेकने के लिए, विपक्ष ने, सीधा से बोलूँगा विपक्ष ने, और कुछ धार्मिक मूल के नेताओं ने भी इसका गलत तरीके से लोगों के बीच में ज्ञान फैला दिया अपने धर्म संप्रदाय में, जिसको से फेल हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा था ये अगर ये हो जाता तो। पहले बात करते हैं फिर वर्ष 2019 का संशोधन में 6 समुदाय, ये बात पूछता है ना, 2019 संशोधन में 6 समुदाय ऐड किए गए। उन 6 समुदायों को अनुमति देने का प्रस्ताव है। अर्थात उन समुदाय के लोगों को, 6 समुदाय के लोगों को हम भारत में नागरिकता की अनुमति दे सकते हैं। और कहाँ के लोगों को? सब 6 समुदाय कौन है? तो 6 समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। 1 2 3 4 5 6। अर्थात हिंदू हो कोई व्यक्ति, सिख हो कोई व्यक्ति, बौद्ध हो कोई व्यक्ति, जैन हो कोई व्यक्ति, पारसी हो कोई व्यक्ति और ईसाई हो कोई व्यक्ति। अगर व्यक्ति इनमें से कोई भी है तो यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत में प्रवेश करते हैं, अर्थात 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर अगर रह रहे हैं, ये 6 धर्म के लोग, और ये 6 धर्म के लोग कहाँ से आए हुए हैं? सर अगर 6 धर्म के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
इन क्षेत्रों से अगर ये 6 संप्रदाय के लोग आकर के अगर रह रहे हैं कब 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको भारत में प्रवेश करते हैं तो वे भारत के में रहना जारी रखेंगे और उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम बहुल जनसंख्या, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल जनसंख्या, अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल जनसंख्या। तो आपको पता है सर, नॉर्मली आपको देखते हैं इन देशों का नियम ऐसा, हमारे देश में तो ऐसा है नहीं। जहाँ भी जिस धर्म की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ के लोग अगर नेताएं जो अगर गलत तरीके से सब चीज़ चलें तो जहाँ इन 3 देशों में, ठीक है पाकिस्तान, बांग्लादेश और दोस्तों आपके अफगानिस्तान, ये दोस्तों आपका मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, ठीक। अर्थात यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या में मुस्लिम भाई बंधु हमारे जो है वो निवास करते हैं। तो भैया जब इतनी बड़ी जनसंख्या वो मुस्लिमों की है तो सरकार भी जो बहुसंख्यक है, सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो बहुसंख्यक है जिनका ज़्यादा वोट है उनके हित में ही काम करेगा। तो वहाँ जो अल्पसंख्यक है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रहा है, जैसे बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, तो दोस्तों 3 लोग जिनका वहाँ पे शोषण हो रहा है, जिनको भैया वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ वहाँ गलत बर्ताव किया जा रहा है, जिनको भाई प्रॉपर अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके राइट्स अधिकार कुछ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि भैया हम बहुल जनसंख्या अधिक जनसंख्या किसी और की है, तो नेता लोग उन पर ध्यान नहीं देते, उनके विकास के लिए कार्य ही नहीं करते। तो मुस्लिम जनसंख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है तो उनका तो हित है वहाँ पे, उनका बात तो सुना जाएगा। हाँ, मगर किनकी बात नहीं सुनी जाएगी? तो ये 6 संप्रदाय की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये 6 संप्रदाय के लोग अगर उसी चीज़ से परेशान होकर के कि हमारे लिए कोई काम नहीं, तो पहले ही अगर उस चीज़ से परेशान होकर के कि उनके देश में कोई उनके साथ मारपीट किया, बदतमीजी किया, चाहे सरकार ने काम नहीं किया, चाहे रेप हुआ, चाहे जो भी हुआ, चाहे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का काम हुआ, जो भी उनके साथ परेशानी हुआ कि सरकार उनके हित में काम नहीं कर रहा, जो भी परेशानी हुआ, चाहे सामाजिक स्तर पर चाहे सरकारी स्तर पर, उन परेशानियों की वजह से अगर कोई व्यक्ति उन देशों से भाग के, कहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दोस्तों आपके बांग्लादेश से भाग करके इन 6 संप्रदाय के लोग अगर भारत में आके रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उन लोगों को भारत का नागरिक बना दिया जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक वो वहाँ से परेशान होकर के भागे हुए हैं। हमारे यहाँ दोस्तों उनका कोई कागज़ रिकॉर्ड नहीं है, तो हम कल उनके ऊपर निगरानी नहीं रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों उनको, क्योंकि हमारे भारत में ही रह रहे हैं और अत्याचार हुआ उनके साथ, उनको हम भारत का नागरिक बना लें ताकि सरकार के पास उनका रिकॉर्ड भी रहे कि कितने लोग आकर के रहे हुए हैं, दोस्तों भारत के नागरिक बन के रह जाएँ, क्योंकि दोस्तों उनके साथ बाहर गलत बर्ताव हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा बिल था, बहुत सकारात्मक बिल था, पर इसको नेताओं ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी ये बिल लाई थी। मैं खुल के बोलूँगा क्योंकि मैं किसी का पक्षधर नहीं। बीजेपी बिल लाई थी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि विरोध करने से तो विपक्ष होगा ना। हमारे विपक्ष का डिफिनेशन गलत है। विपक्ष का मतलब समझते हैं कि हर चीज़ का बुराई कर दो। अरे भैया ऐसा नहीं है ना यार, और दोनों करते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों करते हैं। जब सामने वाला ला रहा तो बुराई कर दो, खुद लाओ तो बोलो तबाह वाह मैं कर दिया नहीं, दोनों ही पार्टी गलत है उस केस में। मगर इस केस में कांग्रेस की गलती थी, कि जिससे आप सोचिए आप एक हिंदू फैमिली से हैं, या आप एक सिख फैमिली से हैं, आप एक बौद्ध, जैन, पारसी फैमिली से हैं, ईसाई फैमिली से हैं, और अब दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में पूरी मुस्लिम बहुल जनसंख्या में आप जबरदस्ती वहाँ पर रह रहे हैं। फिर अब चले गए थे आज़ादी के बाद अपना देश है बोल के, अब वो आपके साथ आज बेटी का रेप हो जा रहा है, मान लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला जा रहा है। आपके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा स्तर तक अच्छे से, उनका शिक्षा उनको अच्छे से उपलब्ध नहीं कराई जा रही। आप लोगों जो क्षेत्र है जहाँ पर मैक्सिमम इस तरीके के धर्म संप्रदाय रहते हैं, अल्पसंख्यक धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं उस देश में, उनको विकास कार्य नहीं हो रहे, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, मंदिर में खून खच्चर हो जा रहे हैं, जो कि आप आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं। वैसे केसेस हो रहे हैं, तो उनको हक है ना भाई कि वो किसी देश के, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जा करके बसें और वो अच्छे जीवन यापन करें। तो ऐसे लोगों को नागरिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। आप बोलेंगे सर इससे हमारे भारत की नागरिकता पे तो बर्डन बढ़ जाएगा, कितने सारे लोग भारत में आए हुए हैं, तो उन लोगों को फिर हम लोग दे देंगे तो हमारे देश में तो जनसंख्या और बढ़ जाएगा। अरे भैया वो तो पहले से आके रह रहे हैं ना, वो तो पहले से आके रह रहे हैं ना, इससे पहले से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, और आपके देश में ऑलरेडी रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, तब रह रहे हैं, जी रहे, खा रहे हैं, तो आपको क्या बर्डन बढ़ जाएगा। तो पहले से आपके यहाँ है, बाहर से आप बुलाते हैं इन्विटेशन देके, तो का बात है ना, पहले से रह रहे हैं। हालांकि इसमें बोला गया था आने की वो इच्छा हो किसी और नए लोगों को तो वो भी आ सकते हैं, मगर अच्छा था दोस्त, आप अपने बर्डन का तो सोच रहे हैं। अरे धरती है यार, धरती माँ है, सबका पेट भर लेगी, मगर किसी का जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आप बात का ध्यान रखिए। और हर जगह देखने के लिए मिलता है, इसलिए बहुत अच्छा बिल था, मगर नेताओं ने और कुछ धर्म संप्रदाय के लोगों ने गलत तरीके से उसको रूप बढ़ा करके मर दिया, और इसको किससे जोड़ दिया कि भारत पाकिस्तानियों की नागरिकता छीनना चाहता है, भारत में जो मुस्लिम इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यार ऐसा कुछ नहीं था भाई, आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जो भी हमारे भारत के अगर आप हैं, तो भारत में इतने साल से रह रहे हैं, तो भारत के हैं ही, बोधई नागरिक हैं आप।
आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, ये सब गलत गलत बातें फैलाई गई हैं। सुना है बात, कोई भी आपसे नागरिकता नहीं छीन सकता। तो ये सब बकवास की बातें थी जो बात फैला दिए थे, तो ये बहुत गलत चीज़ हुआ, ये नियम पास नहीं हुआ था। यह नागरिकता की आवश्यकता को भी 11 वर्ष से घटाकर, और यह जो नागरिकता जो देना था पहले 11 साल रहने के बाद मिलता था, मगर अब 11 वर्ष से घटा करके 5 साल रहेंगे आप भारत में तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। 2 अधिसूचनाओं ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दे दी। ठीक है, 2 अधिसूचनाओं ने इनको पासपोर्ट अधिनियम और आपके विदेशी अधिनियम से भी छूट दे दी। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि यह बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर सकता है। तो बांग्लादेश से कुछ अवैध हिंदू, बांग्लादेश से कुछ हिंदू अवैध प्रवासियों के रूप में असम में आकर के बस चुके थे, इसलिए असम ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि असम के लोगों का कहना ये था कि नहीं नहीं, ये लोग हमारे असम के नहीं हैं, ये लोग हिंदू हैं, मगर इन लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो लोग यहाँ रहेंगे तो हमारा बर्डन हो जाएगा, इन लोग चोरी चमारी मारपीट लूटपाट कर रहे हैं, नहीं इनको नहीं रहने देना है, भगाओ इन लोगों को, इन लोग हमारे राज्य में रहेंगे तो हमारा बर्डन बढ़ जाएगा, हमारा लोड बढ़ जाएगा। एक बार जाके पूछिए तो उनमें से किसके साथ बांग्लादेश में क्या हुआ है, उन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ क्या हुआ कि वो भैया अवैध रूप से भारत में घुस करके आए हैं बिना आर्मी मिलिट्री के डर के, और जाने को हम मार सकती है गोली, हम फिर भी डर के भाग के आए हैं, तो क्यों भाग के आए हैं? इससे क्या उनके साथ गलत हुआ, ऐसा क्या उनके साथ बहुत बड़ा गुनाह हो गया जिसकी वजह से उनको इतना डर हो गया उनके सीने में? तो ये क्वेश्चंस खड़ा होना चाहिए था आपके मन पहले। ठीक है, चलिए। बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक हैं। बोला अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में भाई उनका बात कोई सुनेगा ही नहीं। और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए क्या हुआ, धार्मिक उत्पीड़न की जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा था वहाँ पे, हिंदू से हैं तो आप मुस्लिम बनिए, बौद्ध है तो मुस्लिम बनिए, चाहे कुछ और बनिए। हाँ, तो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भाग आए हैं कि हमें हिंदू है हिंदू रहने दीजिए, बौद्ध बौद्ध रहने दीजिए, हम मुस्लिम में कन्वर्ट मत कीजिए ज़बरदस्ती। और ये इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम ग्रहण नहीं कराना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, बांग्लादेश में मुस्लिम लोग बहुत संख्यक में हैं, और इसलिए उनके बारे में ऐसा प्रावधान नहीं है। अब आप बोले कि भाई तो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या भाई हिंदू इन लोग को दे रहे हो रहने का छूट दे रहे हो और मुस्लिम लोग को नहीं दे रहे हो बांग्लादेश के? तो भैया वही तो बात यहाँ बोले कि यार वहाँ जो मुस्लिम है बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान चाहे अफगानिस्तान में, वो तो वहाँ बहुसंख्यक है ना, वो तो अपने अधिकार के लिए वहाँ खुद सरकार चुन रहे हैं, सरकार गिरा सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो उनको नागरिकता देने की ज़रूरत थोड़ी है। जो अल्पसंख्यक है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, उनको ना नागरिकता देंगे? मुझे ऐसी बात है भाई। अगर एक 6 फीट का कुआं है और एक 8 फीट का आदमी और एक 2 फीट का आदमी, आप किसको पहले निकालेंगे? आप लगे अरे 8 फीट का आदमी है, इतना हाथ तो भारी है इसका, ये तो ऐसे हाथ रख के निकल जाएगा। जो एकदम 2 फीट का आदमी है, जो एकदम गहराई में है, 6 फीट का कुआं है, उसको आप हाथ पकड़ के निकालेंगे ना कि हाँ ये नहीं निकल पाएगा, इसको निकालता हूँ कुएँ से ताकि इसका जान बच जाए। बताइए फिर, क्योंकि भाई जिसका मुँह 6 फीट का कुआं, जिसका 8 फीट का आदमी है, उसका तो मुँह बाहर आ रहा, तो मदद मांग सकता है ना, भैया थोड़ा मेरे को बाहर खींच लो तो, निकाल दो तो। और जो 2 फीट का आदमी, जो 6 फीट के कुएं में कैसे बाहर देखेगा? कोई आदमी है भी कि नहीं है? तो उस असहाय व्यक्ति का मदद करना जरूरी है, इसलिए बिल लाया गया था। मगर क्या बोला जाए, अब छोड़िए। भारत के संविधान में नागरिकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों याद रख लीजिएगा, शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती में फिर से आपको देखने मिल सकता है। तो भारत के संविधान में नागरिकता है, इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों। भारत में केवल एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल नागरिकता या दोहरी नागरिकता नहीं है। तो भारत में केवल इकहरी नागरिकता है, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, हाँ जैसे प्रारंभ में, हाँ ठीक है सर। 5 के बाद 6 था सर आपका आने वाले पाकिस्तान से, 7 था जाने वाले, 8 था भारत के बाहर रहने वाले। तो भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, हाँ भारतीय मूल के व्यक्ति हो, भारत से बाहर रह रहे हो, नागरिकता ठीक है। और अनुच्छेद 10 सर 8 में हो गया आपको बाहर रहने, 9 में होगी सर समाप्त हो जाएगा। 10 में था आपका नागरिकता का स्वतः समाप्त होना, क्या यह था आपका अनुच्छेद 10 में। और 11 है संसद की नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति। अब बताइए गलत क्या, आपको पता चल गया होगा सर, आंसर सी गलत है, क्योंकि 9 में क्या था, आपकी नागरिकता का स्वतः समाप्त होना आपका गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या था, आप विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता का ग्रहण कर लेंगे तो आपका नागरिकता खत्म होगा, ठीक, ऑटोमेटिक वाला बात। चलिए, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। देखते हैं आपका कितना हो गया समय, है ना। कुछ चीज़ें और देख लेता हूँ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए। तो
चीज जिसमें नहीं लिखा जिसको मैं लिख देता हूँ। आइए, अनुच्छेद जो 9 है दोस्तों, अनुच्छेद 10 दे दिया है यहाँ पे। हाँ, ये अनुच्छेद 9 में है ना, वो 9 में था, याद कीजिए। जो भाई स्वेच्छा से समाप्त होता था, 10 में नहीं था। यस, इसे 9 था, यहाँ 10 कर दिया है। तो नागरिकता का स्वतः समाप्त होना, बोलता नहीं, मैं बोलता 9 से 9, 9 से नहीं, नागरिकता नहीं रहेगी, मैंने समाप्त हो जाएगी। तो 9 में था, यहाँ 10 में दे दिया है, तो ये गड़बड़ है। और 9 में दोस्तों आपकी नागरिकता किन किन केस में समाप्त हो जाएगी, आइए मैं उसको भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। ठीक, कि अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत नागरिकता का जो समापन है, नागरिकता का समापन, इसलिए 10 में दिया था इसलिए गलत हो गया था, है ना। ठीक, तो 9 हो गया। अनुच्छेद 9 में क्या है, देखिए किन किन केस में, इसमें लिखिए भैया 5 केस, 1 2, लिखिए मत, देखते रहिए, मैं आपके दिमाग में डाल दूँगा पूरा, 4 और 5। इन 5 बातों में अगर आप संलिप्त होते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे पहला बात है कि आप स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारत की आपकी नागरिकता खत्म, है ना। मैंने अपनी इच्छा अनुसार आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म। दूसरा है, नहीं स्वेच्छा में आएगा कि आप अपनी इच्छा से ही भारत की नागरिकता का त्याग कर रहे हैं, इसमें आएगा त्याग करना। कि आप ग्रहण करना तो बात क्या होता है, पहली बात ये कि आप खुद से भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, तो दोस्तों आप अपनी इच्छा से त्याग रहे हैं तो त्याग सकते हैं। फिर अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, फिर आगे दोस्तों, मिथ्या या झूठ बोलकर नागरिकता लेते हैं। अगर आपने जब नागरिकता ली थी और आप किसी झूठ या मिथ्या बोलकर नागरिकता लिए थे और झूठ पकड़ा जाता है तो दोस्तों आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, मिथ्या देखिएगा। फिर दोस्तों लास्ट में आता है देशद्रोह। अगर आप कोई देशद्रोह वाला कृत्य करते हैं तो भी आपकी नागरिकता, देशद्रोही हैं आप तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत से, क्योंकि भाई 9 पूरा समाप्त होने वाला है ना, कि आप स्वेच्छा से त्याग दिए, दूसरे देश के नागरिक बने तो आपका यहाँ का खत्म हो गया, मिथ्या झूठ बोल के आपने नागरिकता लिए तो आपका समाप्त हो गया, आप देशद्रोह किए तो आपका नागरिकता समाप्त हो गया। ये देशद्रोह को पूछता भी है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत देशद्रोह के मामले में नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो अनुच्छेद 9 के तहत। और तो लास्ट आ गया कि अगर आप 7 वर्ष तक, अगर आप 7 सालों तक भारत सरकार को सूचना दिए बगैर भारत से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कमाने ही गए हैं, आप कमाने ही गए हैं यूएई, दुबई, चाहे अमेरिका, कहीं भी, और 7 साल आपको होगा, 7 साल तक आप भारत को सूचना ही नहीं दिए कि आप कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं, है ना। अगर 7 साल तक आप सूचना नहीं देते हैं तो भी आपकी नागरिकता हो जाएगी समाप्त। अर्थात इन सभी कारणों से आपकी सारी जो नागरिकता है समाप्त हो सकती है। ठीक, तो 5 कारण याद रखेंगे। आपकी नागरिकता का समापन कैसे होगा, स्वेच्छा से, मतलब खुद आप त्याग दिए, कि आपने त्याग कर दिया तो आपका नागरिकता खत्म। दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेंगे तो आपका नागरिकता खत्म। आप झूठ बोल के नागरिकता लेंगे, झूठ पकड़ा जाएगा तो आपकी नागरिकता खत्म। आप देशद्रोह हैं, देशद्रोही हैं तो आपकी नागरिकता खत्म। और 7 वर्ष से ज़्यादा समय तक के लिए, लगातार का बात नहीं, भी 7 वर्ष लगातार, 7 वर्ष लगातार तक आप भारत से बाहर रह रहे हैं और भारत सरकार को इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त। ठीक, और दोस्तों इसी के बाद अनुच्छेद 10 को याद रख लीजिएगा, हल्का सा बता रहा हूँ। अनुच्छेद 10 क्या है, अनुच्छेद 10, अगर ये 1 से 5 जो बिंदु है, 1 से 5 जो बिंदु है, अगर इन बातों में आप संलिप्त, इन बातों में अगर आप सम्मिलित नहीं हैं, सम्मिलित नहीं है तो आप भारत के नागरिक हैं। ठीक, अर्थात ये आपका नागरिक 9 है, 9 से नहीं मतलब, 9 से 9, 9 से नहीं मतलब आपकी नागरिकता नहीं रहेगी। दोस्तों 10 मतलब है बनी रहेगी, 10 मतलब याद रखिए
बनी रहेगी। किन केस में बनी रहेगी नागरिकता आपकी? सर 10 में बनी रहेगी। किस केस में? अगर आप इसे 1 से 5 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, है ना। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट। और जो संविधान का प्रारंभ हो रहा था उसको याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है, तो उसी तिथि का बात कर रहा था, है ना। क्लियर। चलिए और देख लेते हैं कुछ बताना है कोई स्पेशल तो। अब मैं आपको एक बात और भी लिखवा देता हूँ, ठीक। आइए लिख लीजिए कि अब भारत में जो नागरिकता है ना, अब जो अनुच्छेद, जो आप अनुच्छेद पढ़े ना, नागरिकता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद, वर्तमान में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ही है ना, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 ही है, 9 में तो समाप्त हो जाता है। देखिए आपको नागरिकता इतनी सी मिल रही थी यहाँ सर कि आप संविधान के प्रारंभ में भारत नागरिक है, मैंने 26 जनवरी 1950 को तो नागरिक हो गए हैं सर। यहाँ पे आपको दिया था सर 6 में आने वाले, 7 में जाने वाले, 8 में सर आपके नागरिकता का भारत से बाहर रहने वाले लोग, इतने लोगों को नागरिकता मिल रही थी। हाँ सर। अगर आप अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, अब वर्तमान में ये 5, 6, 7, 8 से आपको नागरिकता नहीं मिलती है, याद रखेंगे, क्योंकि अब इतना समय बीत गया। अब जो विदेश चले गए पाकिस्तान वही हैं, जो भारत आ गए वही भारत में ही हैं, उसको अब जो आपके विदेश में रह रहे हैं वही रह गए हैं, तो अब ये सब चीज़ें खत्म हो गई। तो अब अगर आपको भारत में नागरिकता चाहिए तो अब भारत में आपको नागरिकता किन चीज़ों से मिलती है, अब आप भारत के नागरिक कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपका है दोस्तों इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम, कौन? 1955, जो पीछे पड़े थे। अब केवल इस अधिनियम के थ्रू ही अब आपको नागरिकता मिलती है, और इसमें कुछ बातें बोली हैं उसके आधार पे आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। जैसे तो 5 बिंदु लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3। वर्तमान में आप केवल इन चीज़ों से नागरिकता ले रहे हैं, 4 और 5। अर्थात अगर भारत में आप जन्म ले रहे हैं, देखिए अभी हम लोग, हम में से जो भी, आप में सब कोई भी, हम भारत में जन्म लिए हैं ना, इसलिए हम भारत के नागरिक है ना। हाँ सर, जन्म से। दूसरा है रक्त संबंध और वंशक्रम से, अर्थात आपका, आप यहाँ नहीं भी जन्मे, मान लीजिए आप गए तो घूमने, आपके मम्मी पापा अमेरिका और आप अमेरिका में जन्मे, मगर आपको भी रक्त संबंध नहीं, वंशक्रम कहाँ चल रहा था? आपका रक्त संबंध मैंने आपके सारे रिश्ते नाते या आपके जो वंश है पूरा वंशक्रम यहीं पे था, तो आप तब भी भारत के नागरिक होंगे। अगर आप भारत में जन्म लिए तो आप भारत के नागरिक। आप अमेरिका, मम्मी आपकी घूमने गई थी और आप वहाँ अमेरिका में पैदा हो गए, मगर फिर भी अगर आपका यहाँ सारे रिलेटिव आपके यहीं रहते हैं, आपके सारे खानदान यहीं रहता है, वंश पूरा यहीं रहता है, तो भी आप भारत के नागरिक होंगे, भले आप भारत की भूमि में नहीं जन्मे, ठीक। फिर आगे दोस्तों तीसरा, पंजीकरण से। आप पंजीकरण करवा करके, रजिस्ट्रेशन करवा के भी भारत के नागरिक बन जाएंगे, जो आप पढ़े थे। इंदिरा गांधी इसी के थ्रू भारत की नागरिक बनी हुई हैं, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी, है ना। इंदिरा गांधी जी भारत की नागरिक नहीं थी, वो पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिक बनी है। देशीकरण से, पंजीकरण से मतलब क्या भाई, ये भारत के जो हमारे थे, है ना, राजीव गांधी जी, उन्होंने इंदिरा गांधी से विवाह कर लिया, तो भाई पंजीकरण हो गया, भाई रजिस्टर्ड हो गई ना उनकी पत्नी के रूप में। अब भाई तो भारत के सरकारी कागज में उनका पंजीकरण हो गया, इंदिरा गांधी किसी भी देश की हो, भारत के नागरिक से उनका विवाह हो गया, कुछ देशों के साथ लिमिट को छोड़ के, कुछ देशों के लिए अलाउ नहीं, जिस पाकिस्तान से ये नियम नहीं चलते, तो भाई वो भारत की पंजीकरण से नागरिक हो गए। देशीकरण ले लीजिए, देशीकरण से जैसे आपका मदर टेरेसा इससे बनी थी, मदर टेरेसा अलग देश की हैं, मगर वो बहुत लंबे समय से हमारे देश में रह करके हमारे देश की सभ्यता सभी समझ गई थी, बहुत यहाँ समाज सेवा का काम किए, समाज हित का काम की, इसलिए उनको नागरिकता दे दी गया, तो आता है देशीकरण में। और लास्ट दोस्तों आपका भूमि अधिग्रहण से, कि अगर कोई क्षेत्र है, भूमि अधिग्रहण, ठीक, भूमि अधिग्रहण से मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए भारत था, यहाँ कोई क्षेत्र था बांग्लादेश का, ये क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को दे दिया, तो भैया इस क्षेत्र के जितने भी नागरिक थे ना, ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो उसी को बोल रहा है भूमि अधिग्रहण से, अगर भारत को भूमि अधिग्रहित करता है तो उस भूमि में रहने वाले निवासी ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। देशीकरण से, कोई भारत देश में रहता है, बहुत लंबे समय के लिए यहाँ सेवा करता है, सद्भावना करता है, तो वहाँ का नागरिक हो जाएगा।
पंजीकरण से जैसे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी से विवाह हुआ तो भारत के नागरिक हो गई। रक्त संबंध बने, आप भले भारत में पैदा नहीं हुए मगर आपका पूरा खानदान यही चल रहा है, पूरा रक्त संबंध यही चल रहा है, पूरा वंशक्रम यही चल रहा है, तो आप भारत के नागरिक हैं। और आप भारत में पैदा हो रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हैं। पर इसका मतलब ये नहीं वो विदेश का आदमी आके भारत में पैदा हो गया तो भारत का नागरिक हो जाएगा, नहीं, उसके लिए फिर ये काम करेगा क्योंकि उसका रक्त संबंध और वंशक्रम तो विदेश में है ना, तो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक, चलिए और पूछ ले कभी भी कि जितने भी राजदूत वगैरह होते हैं, जितने भी राजदूत होते हैं, है ना, विदेशी राजदूत, जैसे आपके अमेरिका के, हमारे अमेरिका के एम्बेसी है, फ्रांस के एम्बेसी है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा अंदर जाके। तो अंदर देखिए, अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं पूछ ले कि जो विदेशी राजदूत हमारे भारत में रहते हैं, जैसे दिल्ली में आपको पता है कि पूरा एरिया है जहाँ पे फ्रांस के, ब्रिटेन के, अमेरिका के जितने भी देशों से भारत का संबंध है ना, उन देशों के एम्बेसीज है ना भारत में है, और वहाँ विदेश के राजदूत हमारे भारत में रहते हैं, तो उनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त है, और उनको भारत की नागरिकता दी जाती है किससे? देशीकरण के थ्रू उनको दी जाती है। किनको? राजदूतों को। तो पूछ सकता है कि विदेशी राजदूतों को किसके थ्रू आप भारत की नागरिकता देते हैं, तो बता सकते हैं कि देशीकरण से हम विदेशी राजदूतों को देशीकरण ही है ना, तो विदेशी राजदूतों को भी इसी से नागरिकता दी जाती है। ठीक, चलिए और देखिए पहले क्या था, भारत में जन्मा, मान लीजिए भारत में अगर कोई आप जन्म कर रहे हैं तो जन्म के अंदर है कि भारत में जन्म कोई व्यक्ति अगर उसकी माता भारत की नागरिक है या उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो पहले इसमें था कि अगर भारत में जन्म कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या कहीं भी जन्म कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा अगर उसके पिता भारत के नागरिक हैं, मगर बाद में सिर्फ पिता ही क्यों, माता भी तो नागरिक हो सकती है भारत की ना, तो इसलिए बाद में संशोधन किया गया 1986 में, और पिता के साथ माता भी जोड़ा गया कि भारत में कोई भी जन्म व्यक्ति अगर उसके माता, उसके पिता या माता भारत के व्यक्ति हैं, भारत के जन्मे व्यक्ति हैं, तो भारत का निवासी होगा उनका बच्चा भी। तो 1986 में पिता के साथ साथ माता शब्द भी जोड़ा गया, दादा के साथ दादी शब्द भी जोड़ा गया, नाना के साथ नानी शब्द भी जोड़ा गया। रक्त संबंध वैसे ही है कि कहीं भी जन्मा कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का नागरिक होगा यदि उस समय उसके पिता भारत के नागरिक होंगे, कि आप विदेश में पैदा हुए मगर आपका पिताजी या माता जी कोई भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। इसमें पहले पिताजी थे, मगर इसमें 1992 में, उसमें 86 में, इसमें 92 में संशोधन किया गया। ठीक है, कि विदेश वाले केस में, कि विदेश में जन्मा बच्चा तो 92 में संशोधन करके उसमें भी पिता और माता, पिता की जगह पे माता शब्द भी जोड़ा गया, पिता माता दोनों किया गया। ठीक, और याद रखेंगे केवल विदेशियों को नागरिकता कौन देती है, तो याद रखें केवल विदेशियों को नागरिकता देने वाली दो ही चीज़ हैं, ये पंजीकरण और देशीकरण। अर्थात केवल विदेशी को नागरिकता अगर देनी है तो पंजीकरण और देशीकरण, इन्हीं दोनों माध्यम से किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। जैसे इंदिरा गांधी विदेशी थी, भारत की नागरिक हो गई, मदर टेरेसा विदेशी थी, भारत की नागरिक हो गई, तो किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता केवल दो ही रीजन से दिया जा सकता है, पंजीकरण से या दोस्तों आपके देशीकरण से। ठीक, वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखते चलिए, यही सब क्वेश्चन आते हैं बाद में। और इसी में देखिए भारतीय मूल के विदेशी भारतीय मूल के किसी पुरुष या महिला से विवाह कर लें, तो इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी से विवाह किया, इसलिए भारत की नागरिक हो गई है पंजीकरण से, है ना। और कोई भारतीय मूल का हो मगर विदेशी नागरिक हो तो उसको भी पंजीकरण से भारत की नागरिकता मिल सकती है। जैसे वो पहले उसका मूल मतलब उसके दादा दादी पर पूरा खानदान पहले भारत में थे, अब वो बहुत लंबे समय से विदेश में है, तो उसको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको भी पंजीकरण से ही नागरिकता मिलती है। और देशीकरण में आपको बताएं, देशीकरण का क्या क्या शर्त है? भारत से कोई संबंध न हो किसी भी तरह से, जितने भी राजदूत विदेशी राजदूत होते हैं इसके अंतर्गत नागरिकता मिलती है। ठीक, और इसमें किसको देते हैं? ऐसा विदेशी जो हमारे देश में समाज सेवा करे, यही के रंग ढंग को अपना ले, उन्हें सरकारें स्वयं नागरिकता दे देती है बिना आवेदन के ही। जैसे देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने की अवधि भारत में पहले 12 वर्ष थी, क्या 12 साल से भारत में है और भारत की संस्कृति को अपना लिए हैं, भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सरकार बिना नागरिकता मांगे भी नागरिकता दे देती थी, जैसे कि मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा ही वो प्रथम महिला थी जिसको देशीकरण के तहत नागरिकता मिली थी। ठीक, मगर बाद में पंजीकरण का नियम था कि आपको 7 साल रहने के बाद, पंजीकरण था कि आपको 7 साल रहने के बाद नागरिकता दिया जाएगा, है ना। और इसमें था दोस्तों कि आपको देशीकरण में कि 12 वर्ष रहने के बाद आपको नागरिकता दिया जाएगा।
मगर आपका संशोधन हुआ 2015 में, और इस 7 वर्ष और इस 12 वर्ष को हटा के कर दिया गया 1 वर्ष, कब? 2015 के संशोधन में, कि अब 1 वर्ष भी आप रहते हैं तो भी आपको संशोधन मतलब नागरिकता दे दिया जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आपकी क्लास हो गई लंबी, बहुत सारी चीज़ आपको बता दी गई विशेष। आइए, तो इससे देखिए अब कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ। आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। और याद रखिएगा, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे आपको ऐसे ही, इस तरह की पैटर्न पद्धति के मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़िए एकदम सीरियस होगा। ठीक, धन्यवाद।